बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एफवाई बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर का आखिरी मॉड्यूल, जिसमें एक ही चैप्टर है, 7th चैप्टर कैपिटल बजटिंग। बच्चों, ये चैप्टर जो रहता है ना, आप सबको बहुत अच्छा लगने वाला है और ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। और इसमें इस 4th मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है जिसमें आपका जो पेपर पैटर्न है, जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे रहता है कि ए बी और सी आर डी दोनों में क्या रहेगा। ए क्वेश्चन जो रहेगा वो थियरी रहेगा, तो बी क्वेश्चन क्या रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। या सी क्वेश्चन अगर थियरी का रहेगा तो डी क्वेश्चन जो रहेगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यानी इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं थियरी के भी कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि इस कैपिटल बजट में हम करने वाले हैं 3 मेथड। क्योंकि जब भी एक प्रोड्यूसर इस कैपिटल बजटिंग के प्रोसीजर को प्लान करता है, एनालिसिस करता है, उसका सिस्टमेटिकली इवैल्यूएशन करता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता है, तो उसके सामने 3 मेथड रहते हैं बच्चों। पहला रहता है पे बैक पीरियड मेथड, और वो बहुत इजी और बहुत पॉपुलर है। मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन इसी मेथड को यूज़ करते हैं। सेकंड रहता है जो थोड़ी कैलकुलेटेड माइंड रहते हैं, सीए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, एक्सपर्ट पर्सन्स हैं, दे आर यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। वो सेकंड मेथड रहता है जिसमें वो एट प्रेजेंट टाइम फैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं कि आज जो मैंने पैसा लगाया मुझे 2 साल के बाद जब मिलेगा तो उसकी वैल्यू तब क्या होगी। और थर्ड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इन तीनों में से क्या रहेगा बच्चों कि आपका पहला क्वेश्चन जो थियरी में रहेगा, अब वो थियरी में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इसमें से रहता है, या वो पूछेंगे स्टेप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है, पे बैक पीरियड क्या होता है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ, एनपीवी मेथड क्या है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। बहुत थियरी वाले क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं बच्चों। और उसके साथ देंगे एक प्रॉब्लम, उन्होंने या पे बैक पीरियड का प्रॉब्लम दिया, या एनपीवी का प्रॉब्लम दिया, या आईआरआर का, जो जनरली आपके सिलेबस में प्रॉब्लम्स नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल 2 मेथड से ही करने वाले हैं, एक पे बैक पीरियड मेथड और एक एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। ओके बच्चों, यानी ओवरऑल हमने समझ लिया ये चैप्टर तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा और बेस्ट और इजी मेथड होने वाला है, स्पेशली फ्रॉम स्कोरिंग द फुल मार्क्स। हमें फुल मार्क्स चाहिए, यानी पूरी पॉकेट में होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलो बच्चों, कैपिटल बजटिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन कि कैपिटल बजटिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके इम्पॉर्टेंस क्या हैं। अब जनरली सब साथ में नहीं आएंगे बच्चों, या वो पूछेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, या कोई भी एक शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, और बहुत आसानी से हम समझ भी लेंगे ये क्वेश्चन। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। ना जब हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग, तो ये वर्ड जो कैपिटल है, अब बच्चों कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में कैपिटल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारे हर प्रोडक्शन एक्टिविटी का बैकबोन क्या है, कैपिटल। कैपिटल यानी प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं कैपिटल। क्योंकि हमारे अगर इकोनॉमी का प्रोडक्शन का अगर फ्यूल है, एक लाइफ ब्लड है, तो वो है फंड्स, कैपिटल वही है। और कैपिटल को जब हम डिसाइड करते हैं, जब कैपिटल से रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं, तो बहुत ही सिस्टमैटिकली प्लान करके, इवैल्यूएट करके बाद में हम डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि फंड्स हमने एक बार इन्वेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद वापस उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कैपिटल से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल का बजटिंग। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, कैपिटल को बजट करते हैं, यानी सिस्टमेटिकली प्लान करते हैं, एनालिटिकल इवैल्यूएशन होता है, हम सिलेक्ट करते हैं कौन से हमारे, क्योंकि हमारे पास फंड्स लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत सारे होती हैं, प्लेंटी होते हैं अवेलेबल। तो इन विच प्रोजेक्ट यू विल हैव टू इन्वेस्ट, जहाँ से रिटर्न अच्छा हो, जहाँ से प्रॉफिट अच्छा हो, जिसमें आपका बिजनेस लॉन्ग रन जो है वो चल पाए। क्योंकि हमें अपनी कंपटीशन में अपने को प्रूव करना है,
प्रॉफिट्स जो हैं वो अर्न करने हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, सेल ज़्यादा चाहिए, तो इससे रिलेटेड कितने फंड्स किस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे, जब इनके डिसीजन को हम प्लान करते हैं ना बच्चों, उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग। तो जनरली हमने क्या समझा बच्चों, कैपिटल बजटिंग क्या है, ये डील करता है जब हम डिज़ाइन करते हैं कि किस जगह हम फंड्स को इन्वेस्ट करें, किस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम हमारा होना चाहिए, कौन सी एसेट्स लेनी चाहिए, कौन से प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें नया मार्केट जो है वो अच्छी तरह से सेटअप होके मिलेगा, कहाँ पे हम न्यू फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, कहाँ पे हमारा नया शोरूम बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर सकता है, कहाँ पे हम मैक्सिमम सेल जो है वो ले सकते हैं, ये सब चीज़ें। इसके लिए इसमें हम ज़्यादातर फिक्स्ड असेट्स के बारे में ज़्यादा प्लान करते हैं। तो इसके लिए कभी कभी कैपिटल बजट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड असेट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट अप्रेजल, ऐसा भी बोला जाता है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल कहो, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कहो, या फिक्स्ड असेट मैनेजमेंट कहो, या वेरी सिंपल कैपिटल बजटिंग। तो ये कैपिटल बजटिंग के रिलेटेड हम पहले एक पैराग्राफ लिखेंगे। व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग, जो हमने क्या कहा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, एक तो नंबर 1 प्लानिंग, उसके बाद आप इवैल्यूएशन करो, एनालिसिस करो कि जहाँ जहाँ आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से पैसा जल्दी रिटर्न होगा, कहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलेगी। ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बहुत इजी होने वाली है। इवन आई विल से कि जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, यू विल टेक डिसीजन कि एज अ बिजनेसमैन अगर वो डिसीजन लेना हो तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा, ये डिसीजन आप लेने वाले। और उस अलग अलग प्रोजेक्ट्स में से हम सेलेक्ट करेंगे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जहाँ पे मुझे फंड्स को इन्वेस्ट करना है। ओके बच्चों, अब जब इस तरह के कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। तो एवरी फर्म हैज़ टू टेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। ये रिलेटेड है विथ इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर, हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं। देन कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंडिचर कम रिटर्न ज़्यादा, यानी हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी होगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी होगी, एक्सपेक्टेड सेल कितनी होगी, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, सब प्लान करते हैं। यानी इतना हम डीप में स्टडी करके इवैल्यूएट करके बाद में हम पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेसमैन हर एक एंगल से उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करता है, उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस करता है, उसके बाद सिलेक्ट करता है मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। तो कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्सेज, और उसके बाद जैसे उसने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। इन सारे प्रोसीजर को जब हम मिलाते हैं तो बनता है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग, अब उसका मीनिंग देख रहे हैं। देखो मीनिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CB। कैपिटल बजटिंग इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल। ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल है बच्चों, जो मेजर करता है प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है, कितना पावर है, लेकिन उसके साथ साथ कितना रिस्क भी है वो भी हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो रिस्क कितना है, पोटेंशियल कितना है, कितना हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन रिटर्न कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। तो हर एक प्रोजेक्ट का हम लोग निकालेंगे कैश फ्लो कितना आएगा, एक्सपेक्टेड कितना हमें जो एवरी ईयर वहाँ से रिटर्न मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें कैपिटल बजटिंग का पूरा सिस्टम प्रोग्राम हमें सिखाएगा। तो कैपिटल बजटमेंट क्या है आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल टू मेजर द प्रोजेक्ट का पोटेंशियल रिस्क यानी फ्यूचर रिस्क एंड एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। या आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि कैपिटल बजटिंग क्या है, इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, then analytical evaluation and selection of most profitable project for investment, जो funds available हैं for the firm। ओके बच्चों, अब ऐसे जब डिसीशंस लिए जाते हैं तो उन डिसीशंस में जनरली बच्चों आप देखोगे, क्योंकि जब इस तरह के कैपिटल बजटिंग के डिसीशंस लिए जाते हैं तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि उनके फीचर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमने अपने डिसीशंस ले लिए। अब डिसीजन में कभी कभी क्या होता है, मर्जर होता है, कॉम्बिनेशन होता है।
कभी कभी क्या होता है, एक्विजिशन होता है, अक्वायर कर लेता है यानी टेक ओवर कर लेता है। तो एक्सपांशन के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक फर्म जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि 2005 में गूगल ने अक्वायर किया था, पता है किसको? एंड्रॉयड को। क्यों अक्वायर किया था? क्योंकि उसे एंटर करना था सेल्युलर फ़ोन मार्केट में, और उस फर्स्ट टाइम उसके लिए उसने इस तरह का स्टेप उठाया। यानी 2005 में उसने, गूगल ने एंड्रॉयड को परचेज़ किया, पता है कितने में? $50 मिलियन में। इससे उसको मदद हो गई क्योंकि गूगल ने एंट्री कर दिया हमारे फ़ोन की दुनिया में, और आजकल देखो हर चीज़ हम गूगल से इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। या एक और एग्जांपल मैं एक बता रही हूँ, जैसे हम लोग इसमें कहते हैं कि अपने मार्केट को एक्सपांड करना, बढ़ाना, और उसके लिए कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, उस कॉम्पिटिटर में कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमने उसको भी अपने साथ मर्ज कर लिया या टेक ओवर कर लिया। जैसे कोको कोला कंपनी आप जानते हो, तो 2015 में कोको कोला ने क्या किया, मॉन्स्टर जो एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक जो था, एक एनर्जी ड्रिंक जो था, जो आफ्टर जो हम देखते हैं रेड बुल फर्स्ट रैंक पे, तो हमारा मॉन्स्टर जो था वो सेकंड रैंक पे था। लेकिन कोको कोला कंपनी है, अब बिजनेस बढ़ाना है तो उसको $2.15 बिलियन में परचेस कर लिया। तो ये सब चीज़ें मार्केट में होती हैं। इससे क्या होता है, बिजनेसमैन डिसीजन लेता है कि अगर, क्योंकि मैं सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में अगर काम कर रहा हूँ और सामने मुझे अगर वो बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिंग का जो कॉम्पिटिशन है जिसके साथ मेरी वही ड्रिंक अगर मैं परचेज़ कर सकता हूँ, वहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरा बिजनेस और बढ़ जाएगा, मैं और ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, मैं और ज़्यादा सेल करूँगा, मैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँगा। तो ये होते हैं कैपिटल बजट के प्रोग्राम। कभी मर्जर कर लेना, लगता है 3-4 कॉम्पिटिटर्स हैं, हम लोगों ने क्या किया, उस कंपटीशन के रिस्क को एलिमिनेट कर दिया। हमने 4-5 जो बिजनेसमैन है अपने रिसोर्सेज को पूल टुगेदर कर दिया। जैसे आपने ओपेक देखा, ओपेक इज़ द बिग एग्जाम्पल ऑफ द मर्जर। तो जब इस तरह का प्रोग्राम होता है, कैपिटल बजटिंग होती है, तो हमेशा उनका मेन पर्पस ये रहता है ऐसे एरिया में, ऐसे हमेशा बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना ताकि उनका रिटर्न बहुत अच्छा हो। तो जनरली हम उनके फीचर्स में देखें, क्या देखते हैं बच्चों, जैसे एक्सपांशन ऑफ प्रोग्राम, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है तो ये एक्सपांशन हम देखते हैं। देन कभी कभी होता है कि जो हमारी असेट्स हैं उनको रिप्लेस करना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मशीनरी में चेंज आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है, रॉ मटेरियल में चेंज आ रहा है, तो काफ़ी हमारे स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो हमारे जो वो टैलेंट्स हैं, हमारे जो स्किल्स हैं, उनको अपग्रेड करना है। इसके लिए हमारे असेट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट, और उसके रिप्लेसमेंट में भी क्या चाहिए, फंड्स। तो फंड्स लगते हैं बच्चों। देन है मॉडर्नाइजेशन ऑफ फर्म्स को मॉडर्नाइज करना है। लेटेस्ट टाइम के साथ जब तक बिजनेसमैन अपने आप को बदलेगा नहीं, सक्सेस विल नेवर कम। तो अगर हमें सक्सेस को पाना है, हमें अपने मार्केट को अपने को कैप्चर करके रखना है, गुडविल बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, तो अपने बिजनेस को तो मॉडर्नाइज करना ही है। तो इसके लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ फर्म में भी हमेशा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हम हैंड ओवर में लेते हैं जिसमें काफ़ी फंड जो है वो इन्वेस्ट होता है। और उस मॉडर्नाइजेशन में बताऊँ बच्चों, इसमें स्पेशली मैंने एक पॉइंट लिखा है, जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, आजकल ऐसा कल्चर है, मॉडर्न कल्चर है, हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेनिंग दी जाती है, एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस उन्हें सिखाए जाते हैं ताकि उनकी वर्किंग पोटेंशियल पावर बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे और मैक्सिमम एरिया को कवर करे। तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से हमें करना है ताकि हर एक टाइप के कंज्यूमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकें, हर एक कस्टमर को हम अपना प्रोडक्ट बेच पाएँ। तो हर एक के लिए अगर उन्हें कन्विंस करना है, अट्रैक्ट करना है, तो एडवर्टाइजिंग पे भी खर्चा वैसा किया जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम होते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स चाहिए, डायनामिक प्रोडक्ट चाहिए, आपका डिज़ाइन, आपका पैटर्न, आपका जो मॉडल है वो चेंज होना चाहिए। तो इन सब पे भी जब एक बिजनेसमैन खर्चा करता है तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ फर्म भी कहलाता है। ओके बच्चों। देन होता है न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, नई नई मशीनरी आ रही है तो उन पे भी इन्वेस्ट जब हम करते हैं, वैसा डिसीजन लेते हैं, तो वो भी हमारा कैपिटल बजटिंग का हिस्सा रहता है। देन होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट,
जब हम अलग अलग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जब हम अपने मार्केट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे भी खर्चा होता है। वहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर किया, वहाँ पे आपने जो सेल्समैन हैं उनको आपने अच्छी कमीशन जो है वो फिक्स करके दी, वहाँ पे आपने शोरूम बनाया, वहाँ पे आपने फ्री सैंपल्स दिया। तो ऐसे अलग अलग मार्केट में आपको एंट्री चाहिए, अलग अलग मार्केट में अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन चाहिए। जब ऐसा रहता है, स्पेशली जब हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो डाइवर्सिफिकेशन मार्केट के लिए बनाए जाते हैं और जिसमें हैवी एक्सपेंडिचर जो है वो इंकर किया जाता है कि हर एक कस्टमर को वैसी सेटिस्फेक्शन हम दे पाएँ। उसके लिए बहुत से अलग अलग मार्केट में इंटर करना ज़रूरी है और हर मार्केट के टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस और इनकम के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, तो ये सब चीज़ों में काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर इंकर करता है बिजनेसमैन। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। अब हर जगह आपका प्रपोज़ल जो है, आपने जो प्रोजेक्ट के लिए पूरा प्लान बनाया है, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। ये हमेशा एक ध्यान दिया जाता है क्योंकि जो कैपिटल प्रोजेक्ट है, मैंने क्या कहा, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है, वो एनालिटिकल इवैल्यूएशन है, फिर सिलेक्शन है ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टिंग आवर फंड्स जो अवेलेबल है विथ फर्म्स। तो हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई, वापस रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। समझो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 करोड़ इन्वेस्ट हो गए और उसके बाद लगता है नहीं कि मैं मार्केट में इतना अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ और हमने सपोज डिसीजन ले लिया कि नाउ आई हैव टू शट डाउन द माई बिजनेस, तो क्या वो 5 करोड़ मुझे वापस 5 करोड़ मुझे मिल सकते हैं आफ्टर सेलिंग? जहाँ जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, लैंड पे इन्वेस्ट किया, प्लांट एंड मशीनरी पे किया, फर्नीचर पे किया, स्टाफ रिक्रूटिंग किया, तो क्या वो सब मैं वहाँ पे सेल करके उतना वापस मिल सकता है? नो। तो इसके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी हम हायर कर लेते हैं, लीज पे ले लेते हैं या परचेज ऑफ असेट ले लेते हैं, तो उस पर आपका कैपिटल बजटिंग कितना लगेगा वो सिस्टमेटिकली हम लोग प्लान कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग में हमेशा जब डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे हमने कहा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे देना है ताकि हमारा वर्किंग स्किल बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, और एडवर्टाइजमेंट के कौन से नए तरीके हैं आजकल, वो आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हैवी एक्सपेंडिचर का पूरा प्लान जो है वो सिस्टमेटिकली किया जाता है। और उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी खर्चा किया जाता है। तो ये सब फीचर्स हैं कैपिटल बजटिंग। अब आते हैं फर्स्ट वन जो हमने डिसाइड किया है, ऑब्जेक्टिव। कैपिटल बजटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कैपिटल बजट को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, फोकस क्यों है? सबसे पहला ये रहता है टू सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, क्योंकि हम फंड्स हैं। अब पैसा तो हम कहीं पे ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, पैसा बड़ी मेहनत से केयरफुली प्लान करके इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम वहाँ पे एक बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करेगा जहाँ से प्रॉफिट्स ज़्यादा हो, यानी रिटर्न उसे ज़्यादा मिले। तो इसके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, ये पहला ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल बजट का। सेकंड होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। खाली प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं, वहाँ से मुझे प्रॉफिट कमाना है, कितना मिलेगा वो भी वो ऑन एन एवरेज वो डिसाइड कर लेता है, प्लान कर लेता है। उसके जो एक्सपर्ट्स रहते हैं वो उसे गाइड करते हैं कितना प्रॉफिट वो अर्न करेगा। थर्ड है टू हैव द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसे अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है, जितना उसे लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा करना है, प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा करना है, वो प्लान करके सिस्टमेटिकली उस पर खर्चा करेगा ताकि इफ़ेक्टिव कंट्रोल बन सके ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए कैपिटल बजटिंग को हमेशा सिस्टमेटिकली प्लान करके समझना, उसकी सिस्टमेटिकली अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना, उसका सिस्टमेटिकली मार्केट के हिसाब से इवैल्यूएशन करना, एनालिसिस करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि खर्चा कम से कम हो। देन ये टू हैव द इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों भाई? सो दैट फर्म कैन मीट विद द फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। अगर अभी खर्चा कम होगा तो जो पैसा बचेगा उसमें से फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन
coordination of interdepartmental project funds among the competing capital projects. अब देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. क्या कहा उन्होंने कि हमेशा जब हम कैपिटल बजटिंग करते हैं तो ये हेल्प करता है इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल, क्योंकि हमेशा बहुत सी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो क्या सोचती हैं कि जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस करते समय हमारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें. और सपोज़ उन्हें लगता है कि सेलिंग स्ट्रैटेजी के लिए उन्हें एक शोरूम चाहिए जहाँ पे वो प्रॉपरली डिस्प्ले कर सकें, तो वो खुद खर्चा करके अलग अलग जगह पे अपने शोरूम की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आफ्टर सेल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर को हमेशा वो अपने साथ इंटैक्ट कर सके, कनेक्ट कर सके, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को हाई रखें. ऐसे बहुत से कंपनीज़ हैं जो इस तरह की इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को बनाए रखते हैं. अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि जब बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जब भी थ्रेड है उसको वीव करके क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनका कलरिंग और ब्लीचिंग डिपार्टमेंट रहता है, फिर उसके अलावा उसके बाद जब उसके कलरिंग और डिज़ाइनिंग के बाद उसका कटिंग होता है, फिर होता है वहाँ पे स्टिचिंग डिपार्टमेंट. आजकल स्टिचिंग डिपार्टमेंट उनके साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि अलग अलग डिज़ाइंस में वही सब पैटर्न्स जो हैं वो कस्टमर को रेडीमेड बस आए मॉल में और वहाँ पे पहन के देखें. तो इससे क्या होता है, अभी सिर्फ वहाँ पैकिंग इज़ नॉट इनफ. फिर वो लोग क्या करते हैं, वो अपने ही शोरूम जो हैं वो हर जगह पे स्टार्ट कर लेते हैं, सो दैट कस्टमर विल कम टू नो कि हाँ ये ब्रांड पर्टिकुलरली बिलोंग टू दैट, उनका वो जो ब्रांड है बस देखा और उनका सेटिस्फैक्शन लेवल अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर कलर, एज पर देयर चॉइस दे विल सेलेक्ट. तो मतलब हर चीज़ का वो जो है वो ख्याल रखते हैं, हर एक एसेसरीज जो रिक्वायर्ड है उनके साथ वो भी वो प्रोवाइड कर देते हैं. तो हर एक एंगल यानी हर एक डिपार्टमेंट जो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है वहाँ पे बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर देता है ताकि कस्टमर को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उसे वहाँ पे बैठे बिठाए सब मिलना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं जाए. एक बार कस्टमर उधर आया ना मतलब ही विल गेट ऑल द रिलेटेड थिंग्स. तो इसके लिए हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट फंड्स अमंग द कॉम्पिटिटिंग फर्म प्रोजेक्ट. यानी एक बार वो मेरा प्रोडक्ट लेने आया तो मेरे ही प्रोडक्ट से रिलेटेड उसे जो भी एसेसरीज चाहिए वहाँ से ही मिलनी चाहिए ताकि मेरा कस्टमर किसी और कॉम्पिटिटिंग फर्म में नहीं जाए. इसके लिए मैंने अलग अलग जो इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे भी एक बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट कर दिया. तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल उनका थॉट रहता है बिहाइंड द कैपिटल बजटिंग. नेक्स्ट होता है हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग बजट का पीरियड. जब भी वो पूरा कैपिटल बजटिंग का प्रोसीजर चलता है तो वो क्या ध्यान रखते हैं कि हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, यानी लैंड एंड बिल्डिंग भी कितना लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी भी कितना लगेगा, जब हम स्टाफ रिक्रूट करेंगे तो कितना लगेगा, फर्नीचर और कंप्यूटर्स की जो रिक्वायरमेंट है उस पर कितना लगेगा. ये सब चीज़ें वो सिस्टमेटिकली इवैल्यूएट करते हैं, पूरा एनालिटिकल इवैल्यूएशन होता है. उसके बाद सिलेक्ट करते हैं जो मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, जिनसे उनका कैश इनफ्लो ज़्यादा आए, जिससे उनका रिटर्न ज़्यादा आए. फिर उस बेसिस पे वो, क्योंकि जितन कोई कम पीरियड में अगर ज़्यादा रिटर्न देता है तो वो प्रोजेक्ट उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. नेक्स्ट है हेल्प्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट एंड बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो रिसिप्ट. क्या होता है बच्चों, जब हम कैपिटल बजटिंग का प्रोग्राम देखेंगे ना तो यू विल सी दैट आपके सामने अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, डी प्रोजेक्ट. आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट की टीम है वो आपके सामने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड यू विल सी दैट कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको मैक्सिमम रिटर्न देता है. तो यू विल सी दैट अच्छा सिर्फ रिटर्न नहीं देता है, हम लोग ये भी देखते हैं जो कम टाइम में मुझे मैक्सिमम रिटर्न दे, ऐसे प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि रिस्क कम हो जाता है. तो इसके लिए हमेशा कैपिटल बजटिंग का जो ये प्रोग्राम रहता है वो हमेशा बिजनेसमैन को हेल्प करता है इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कितना होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रहेगा, फिर उसमें से कितना सेल्स, बजटेड सेल्स कितना रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट किधर रहेगी, कितना प्रॉफिट वो किस प्रोडक्शन के लेवल पे एंजॉय करेगा और कितना कैश फ्लो एवरी ईयर ही विल गेन इट. ये सब प्रोग्राम कैपिटल बजटिंग का हिस्सा.
ओके बच्चों, तो ये है पूरे ऑब्जेक्टिव्स, ये थे पूरे फीचर्स जो हमने देखा है। 8 टाइप के फीचर्स हैं, यानी एक्सपांशन प्रोग्राम उसका हिस्सा है, रिप्लेस हम करते हैं एग्जिस्टिंग असेट्स को, देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ फर्म्स है, न्यू इन्वेस्टमेंट, कभी कभी न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, देन हम डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट मार्केट्स में, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ द मार्केट्स, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के प्लान, प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं। कभी कभी वो पूरा आपका जो असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट, हम हायर कर लेते हैं और कभी कभी परचेस कर लेते हैं। और सम टाइम ये कैपिटल बजटिंग का प्रोग्राम जो रहता है वो रिलेटेड होता है विद सम इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के डिसीजन रिगार्डिंग ट्रेनिंग का प्रोग्राम और ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम, देन एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम। ओके बच्चों, नाउ लास्ट है, नाउ इसी क्वेश्चन का एक आखिरी हिस्सा, दैट इज़ कभी कभी ये आपकी शॉर्ट नोट में भी आता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों? इम्पॉर्टेंट जो है वो हम पूरा ओवरऑल कर चुके हैं, यानी रिवीजन है आपके लिए। इसके लिए मैंने कहा था ये आपके लिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इजी, क्योंकि हम कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं, हम अपने फंड्स की प्लानिंग क्यों करते हैं। अब आप सोचो, कहीं पे भी हम पैसा ऐसे ही वेस्ट करेंगे? नहीं। इवन हम कॉमन एक मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने से पहले भी हम उसकी रेटिंग देख लेते हैं, और नहीं तो अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ लेते भाई कैसी है, देखने लायक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे व्हेन वी आर गोइंग तो वी हैव टू स्पेंड एक्सपेंडिचर ऑन दैट। पर टिकट पे अगर हम लोग 350-400 के करीब अगर हम टिकट पे स्पेंड करते हैं तो भाई वसूल होना चाहिए। अगर पिक्चर अच्छा नहीं हुआ, स्टोरी अच्छी नहीं हुई, मज़ा नहीं आया, तो व्हाट वी विल से, पैसे तो वेस्ट गए। अब यहाँ पे वी आर थिंकिंग अबाउट 400-500। आप सोचो, इमेजिन करो एक बिजनेसमैन जो लाखों और करोड़ों में इन्वेस्ट करेगा तो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेगा? नो, नॉट एट ऑल। वहाँ पे वो देखेगा मुझे रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा मुझे वहाँ पे स्कोप है, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को लाइक करेगा, वहाँ पे मैं कंपटीशन को फेस कर पाऊँगा, क्या मेरे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो मैं मिनिमम रख पाऊँगा, तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो है मेरे मार्केट में उतना स्टैंडर्ड मैं भी प्रोवाइड कर पाऊँगा, उतनी सर्विसेज मैं भी दे पाऊँगा। ये सब चीज़ें ये कैपिटल बजटिंग का हिस्सा है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट के जितने भी डिसीजन हैं वो कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। ओके बच्चों, तो चलो क्या इंपॉर्टेंस है। अब पहला तो आपको मालूम है, दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। पहले आपका जब भी है इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम क्या सोचते हैं, फर्स्ट जो आपके माइंड में क्लिक होता है, भाई रिटर्न कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे पैसे लगाऊं तो मुझे कितना मिलेगा। यानी फर्स्ट वी विल कंसिडर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कि वो प्रोजेक्ट मुझे कितना रिटर्न देगा, ये इंपॉर्टेंट। सेकंड, फ्यूचर का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब जितना जितना मैं प्रोडक्शन बढ़ाता जाऊँगा तो एटलीस्ट मेरी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम का होगी तो आई विल एंजॉय द इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। मेरे ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो मुझे कितना प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेट करके दे रहा है, मेरा कितना फ्यूचर में रिटर्न बढ़ेगा, मेरा फ्यूचर सेल कितना होगा, ये सब फ्यूचर कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमें कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस से ही मिलता है। तो ये भी एक बेनिफिट है जो हमें इस कैपिटल बजटिंग की वजह से ईजिली हो जाता है। थर्ड जो है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमने क्या कहा बच्चों कि कैपिटल बजटिंग इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल है। ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल है, यानी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से रिटर्न आपका अच्छा हो। जब ये सब चीज़ें हम सोचते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों नहीं हो, वो लिमिटेड है। एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया तो मैंने पहले ही क्या कहा, वो इरिवर्सिबिलिटी है, वापस नहीं आएगा उतना, फिर एक सिग्निफिकेंट लॉस होगा। तो इसके लिए हर एक बिजनेसमैन के पास पैसे लिमिटेड हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्लेंटी हैं। इसके लिए उसको सोच समझ के पैसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करने हैं। इसके लिए हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से कैपिटल बजटिंग का जो मेथड है वो उसे काफ़ी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन है, वंस यू आर मेड, दे आर नॉट ईजिली रिवर्सिबल विदाउट अ सिग्निफिकेंट लॉस।
मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बाद में सोच लिया अरे नहीं ये मेरा डिसीजन गलत हो गया, तो भाई बहुत जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूसर को लॉस सफ़र करना पड़ेगा। यानी अगर उसका स्मार्ट डिसीजन है, एक सही डिसीजन है, एक वाइज डिसीजन है, तो वो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न करेगा। लेकिन अगर उसका माइनर एक कोई गलती हो गया तो ही में सफ़र ह्यूज लॉसेस। इसके लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके लिए पैसे सोच समझ के वहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। ओके बच्चों, लास्ट, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। अब हमें पता है, हमने अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचा, अब इन्वेस्ट करने का सोचा, उसके बाद हमने उसका स्टडी किया, हमने उसका एवेल्युएशन किया और बाद में हमने वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, और बाद में जब हमने उस पे लैंड एंड बिल्डिंग पे या प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा किया, तो एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड चाहिए जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो। तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड होता है। अब इस लॉन्ग पीरियड के बाद अगर हमको लगा अरे नहीं हमारा डिसीजन गलत है, तो फिर तो हमको हैवी लॉसेस लगेंगे। इसके लिए हमेशा कैपिटल बजट जो रहता है वो हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, हमने डिसीजन लिया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि बिजनेस भी चलता है। वंस अगर आपकी गाड़ी चल पड़ी, फिर तो भाई हम अपने मार्केट में आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, फिर तो लॉन्ग रन हमारा बिजनेस जो है वो सरवाइव करेगा। तो अगर हमें लॉन्ग पीरियड में मार्केट में रहना है और हमें मालूम है कि हमने डिसीजन लिया और उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में यू रिक्वायर अ लॉन्ग पीरियड, तो इसके लिए एक प्रोड्यूसर को सोच समझ के केयरफुली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं। दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। तो बच्चों ये है आपका पहला क्वेश्चन कि व्हाट आर द कैपिटल बजटिंग, क्या होता है कैपिटल बजटिंग। सम टाइम दे विल आस्क यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग, कभी कभी वो कहेंगे फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, या काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमने देखा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, जो बहुत ईजिली है ही 5 पॉइंट्स, 5 मार्क का शॉर्ट नोट 5 पॉइंट्स है। प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर का कॉस्ट स्ट्रक्चर, लिमिटेड रिसोर्सेज हर बिजनेसमैन के बाद है, और ये जो कैपिटल इन्वेस्ट करने का डिसीजन है वो इरिवर्सिबल है, और लास्ट लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड आपका लॉन्ग है, क्योंकि आपने डिसाइड किया, आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड। तो इसके लिए सोच समझ के पैसे हमें इन्वेस्ट करने। ओके बच्चों, तो ये है हमारे इस 4th मॉड्यूल की पहली जर्नी की शुरुआत कि क्या है कैपिटल बजटिंग और उसके ऑब्जेक्टिव, फीचर्स और इम्पोर्टेंस क्या है। एंड आई होप सो आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये समझा होगा। Okay my dear students, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.